नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में हम समझने वाले हैं 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का अध्याय तीसरा, जो कि है जल संसाधन। तो शुरू करते हैं जल संसाधन को समझना। इस पूरे अध्याय में हमें क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले हमें समझना है कि जल संसाधन क्या होते हैं, पृथ्वी पर कितने जल संसाधन है, मानव के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, लेकिन मानवों के लालच, लापरवाही और बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जल संसाधनों में हमें कमी भी देखने को मिलती है। फिर हमें समझना है कि ये बांध क्या होते हैं और किस कारण इन बांधों को बहुउद्देशीय नदी परियोजना भी कहा जाता है और इनकी मानव के लिए क्या उपयोगिता है। लेकिन बड़े बांधों की वजह से कुछ समस्याएं भी हो रही है और इन समस्याओं के चलते कुछ आंदोलन भी हुए हैं, इसको भी हमें समझना है। और अंत में हमें यह समझना है कि पानी को बचाने के लिए वर्षा के पानी को किस प्रकार संग्रहित किया जा रहा है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। आज के इस भाग में हम जल संसाधनों का कुछ आधारभूत चीजें समझने वाले हैं। आज के भाग में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उससे अपनी कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होने वाली है, हम समझ पाएंगे कि जल संसाधन क्या होते हैं, मानव के लिए जल संसाधन क्यों बहुत ज्यादा उपयोगी है, लेकिन मानवों की लालच, लापरवाही, बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण की वजह से इन जल संसाधनों में किस प्रकार हमें कमी देखने को मिल रही है और क्यों हमें इन जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो शुरू करते हैं जल संसाधनों को समझना। हम जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा या यूं कहे 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें अपने पीने योग्य, अपने काम में लाने लायक अलवणीय जल की मात्रा बहुत कम है। तो अपना पृथ्वी का 3/4 हिस्सा, करीब करीब 70% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन इस 70% पानी में, इस 3/4 पानी में अपने उपयोग में लाने लायक अलवणीय जल जो है वो बहुत ही कम है। और ये अलवणीय जल मतलब कि लवण के बिना वाला जल। हम जानते हैं कि अधिकतर पानी पृथ्वी पर समुद्र के रूप में पाया जाता है, जो कि लवणीय है, मानव के काम में आने लायक नहीं है। तो ये अलवणीय जल जिसे मानव काम में ला सकता है वो हमें मुख्य रूप से सतही अफवाह और भौम जल से मिलता है। सतही अफवाह मतलब जो कि सतह पर नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाबों के रूप में उपस्थित है पानी, वो सतही अफवाह हो जाएगा। और भौम जल मतलब जो पानी भूमि के अंदर, जमीन के अंदर पाया जाता है, वो भौम जल है। तो मुख्य रूप से हमें अलवणीय जल इन दो स्रोतों से मिलता है। इसके अलावा हिमनद यानी कि ग्लेशियर से भी ये अलवणीय जल प्राप्त होता है। और ये अलवणीय जल जो है वो लगातार नवीकरणीय होता रहता है जल चक्र के माध्यम से। जल चक्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, ये पानी के स्रोत हैं और ऊपर सूर्य चमक रहे हैं। अब सूर्य की उष्मा की वजह से ये पानी वायुमंडल में जाता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। वायुमंडल में जाकर इन पानी का, इन वाष्प का बादल बनता है। ये बादल हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और कहीं बारिश कर देते हैं और बारिश के रूप में ये पानी वापस धरती पे आ जाता है। यही पानी फिर नदियों में चला जाएगा, तालाबों में चला जाएगा, झीलों में चला जाएगा और अंततः समुद्र में चला जाएगा और वापस सूर्य की उष्मा की वजह से वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा और ये चक्र चलता रहता है, जिसे कहा जाता है जलीय चक्र। तो ये जो पानी है वो लगातार नवीकरणीय होता रहता है, इसका दोबारा पुनर्भरण होता रहता है। किसके द्वारा? जल चक्र के माध्यम से। अब समझते हैं कि ये जल की कमी क्या होती है, जिसे हम जल दुर्लभता भी कहते हैं, और हमें जल को प्रबंधन करने की, संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों बहुत ज्यादा है। अभी हमने देखा कि अपनी पृथ्वी का लगभग 70% यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है और पानी जो है वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है जो कि जल चक्र के माध्यम से पुनर्भरण होता रहता है। इतना पानी है, इसका नवीकरण भी होता रहता है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है, जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है समझते हैं। भाई, हम जब भी सोचते हैं जल की कमी तो हमारे दिमाग में
ऐसी जगह का फोटो आ जाता है जो कि सूखे हैं, जहां पर बारिश कम होती है, और हम सीधे मुख्य रूप से चले जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में, मरुस्थल वाले हिस्से में, जहां पर महिलाएं जो है वो कई किलोमीटर चलती है पीने योग्य पानी को भरने के लिए। लेकिन जल की कमी सिर्फ इन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे शहरी क्षेत्रों में भी जल की कमी देखने को मिलती है, जहां पर घरों में ही नलों के माध्यम से पानी आ जाता है। एक एक करके इनके कारण हम समझने वाले हैं। तो जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। जल की कमी का हम बेसिक कारण समझे तो एक कारण हमें यह दिखता है कि जल की उपलब्धता में समय के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि मैप के माध्यम से समझिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है। हम जानते हैं कि यहां पर एक पहाड़ी है पश्चिमी तट के साथ साथ, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। अब पश्चिमी घाट के पश्चिम की तरफ तो ज्यादा बारिश होती है और पूर्व की तरफ कम बारिश होती है। तो क्षेत्र के हिसाब से भारत में और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हमें पानी की उपलब्धता में अंतर दिखता है। तो जल की कमी का एक कारण हम ये भी कह सकते हैं। साथ ही समय के हिसाब से भी हमें पानी की उपलब्धता में अंतर दिखाई देता है। जैसे कि ये तमिलनाडु का जो चेन्नई वाला तट है, यहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय जब पूरे भारत में बारिश हो रही होती है, यहां पर बारिश नहीं होती है, और यहां पर बारिश जो है वो लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो जिस समय पूरे भारत में पानी की उपलब्धता होगी, वहां उसी समय तमिलनाडु के ये चेन्नई वाले तट पर आपको पानी नहीं देखने को मिलेगा। यहां पर अक्टूबर नवंबर के समय पानी की उपलब्धता होती है। तो पानी की उपलब्धता समय के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है? वार्षिक और मौसमी परिवर्तन बारिश में। भाई बारिश में वार्षिक रूप से हम जानते हैं कि हर साल सेम अमाउंट, समान मात्रा की बारिश नहीं होती है, और साथ ही इसमें हमें मौसमी परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कभी जून में ज्यादा बारिश होती है, कभी जुलाई में ज्यादा बारिश होती है, कभी अगस्त में ज्यादा बारिश होती है। तो मुख्य रूप से वर्षा के असमान वितरण की वजह से हमें कई क्षेत्रों में जल की कमी, जल की दुर्लभता देखने को मिलती है। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में मानवीय कारकों की वजह से मुख्य रूप से जल की कमी हमें देखने को मिलती है। तो जल की कमी के मुख्य कारण है अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग पानी का। जैसे कि हम छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जहां हमें सुबह ब्रश करने के लिए आधा या एक मगे पानी की ही जरूरत पड़ती है, हम में से अधिकतर लोग नल को खुला छोड़कर ब्रश कर रहे होते हैं। तो ये किस चीज का उदाहरण है? अतिशोषण का, अत्यधिक प्रयोग का। जरूरत से कहीं ज्यादा हम पानी का उपयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और समझते हैं। जैसे कि हमें अपनी गाड़ी को धोने के लिए एक बाल्टी, आधे बाल्टी पानी की जरूरत होती है, लेकिन हम लापरवाही की वजह से, आलस्य की वजह से नल के पाइप से उस गाड़ी को धोते हैं। यानी कि आवश्यकता से अधिक हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हम पानी का अतिशोषण कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। और साथ ही समाज के अलग अलग वर्गों में हमें जल का असमान वितरण देखने को मिलता है। कुछ लोगों के पास पानी की उपलब्धता 24 घंटे है और बहुत ज्यादा है। वहीं हमने उदाहरण के माध्यम से अभी देखा था, फोटो के माध्यम से अभी हमने देखा था कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, वहां पर तो पानी लाने के लिए, पीने योग्य पानी लाने के लिए भी महिलाओं को मुख्य रूप से, स्त्रियों को मुख्य रूप से कई किलोमीटर जाना पड़ता है। तो जल की कमी के मुख्य कारण है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के अलग अलग वर्गों में पानी की उपलब्धता में असमानता होना। हमारे कई शहरों में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। हमारे कई शहरों में, लगभग सभी शहरों में हमें जल के प्रचुर संसाधन देखने को मिलते हैं। पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि मानव की लापरवाही की वजह से, अतिशोषण की वजह से कुछ क्षेत्रों में अभी जल की दुर्लभता, जल का संकट बहुत ज्यादा मंडराने लगा है। जैसे कि आपने अखबार में भी देखा होगा, बेंगलोर। तो हमारे कई शहर जल संसाधन में अमीर है, प्रचुर मात्रा में वहां पर जल संसाधन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वहां
पर हमें जल की कमी देखने को मिलती है। कारण आप समझ गए होंगे कि वहां पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। शहरों में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और साथ ही लोगों की पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति जो मांग है वो भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता से ज्यादा पानी को यूज करने की आदत पड़ गई है और साथ ही जल का असमान वितरण है। किसी क्षेत्र में ज्यादा पानी है, किसी क्षेत्र में कम पानी है। तो शहरी क्षेत्रों में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी हमें शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जनसंख्या के लिए हमें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। भाई जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? भाई रोजमर्रा के कामों में पानी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे समझिए कि यदि किसी क्षेत्र में 10 लोग हैं तो यानी कि 10 लोगों को अपनी आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी चाहिए। वहीं किसी दूसरे क्षेत्र में 100 लोग हैं तो वहां पर उन 100 लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और साथ ही हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भोजन उगाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा जनसंख्या ज्यादा भोजन यानी कि ज्यादा पानी की जरूरत। और प्रति व्यक्ति को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मतलब बिजली की जरूरत पड़ती है। और हम जानते हैं कि बिजली का लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा भारत में जल ऊर्जा से ही आ रहा है। तो ज्यादा जनसंख्या मतलब ज्यादा पानी की मांग, ज्यादा पानी की आवश्यकता। तो ज्यादा जनसंख्या के लिए हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है घरेलू उपयोग के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए, भोजन यानी कि अनाज उगाने के लिए। और अनाज उगाने के लिए खेती करनी पड़ेगी और खेती ज्यादा करनी पड़ेगी और ज्यादा खेती करनी पड़ेगी मतलब ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि भारत में पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर किया जाता है? सिंचित कृषि में। सिंचित कृषि मतलब ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक रूप से आने वाले पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए हमें दूसरे स्रोतों से पानी लेना पड़ता है। नहरों से लेना पड़ता है, भूमि के अंदर से लेना पड़ता है। तो भारत में अगर बोला जाए कि पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर होता है तो सिंचित कृषि में। ऐसी कृषि जहां पर पानी देने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है और इस सिंचाई की पूर्ति को पूरा करने के लिए किसान भाई अपने खेतों में नलकूप खुदा रहे हैं, कुएं बड़ी मात्रा में खुदा रहे हैं, यानी कि भूमि के अंदर से पानी ले रहे हैं। और इसकी वजह से हमें कई क्षेत्रों में भौम जल स्तर नीचे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है जमीन के अंदर। ये मुख्य रूप से आपको पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में ज्यादा समस्या देखने को मिल जाएगी। तो इसका परिणाम क्या है? जल की उपलब्धता में हमें कमी देखने को मिल रही है। जल अब कम उपलब्ध हो पा रहा है क्योंकि उसका स्तर नीचे चला गया है। और यदि पानी की उपलब्धता कम होगी तो हम अपने खेतों में फिर कम पानी दे पाएंगे और खेतों में कम पानी दे पाएंगे मतलब फसल कम हो पाएगी और फसल कम हो पाएगी तो अपनी भोजन की जो बेसिक आवश्यकता है, जो आधारभूत आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब अपनी भोजन सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। तो जल की कमी की वजह से जो परिणाम आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक आने वाले हैं। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि हमें जल को संरक्षित करने की क्यों बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें कृषि क्षेत्र में क्रांति की भी आवश्यकता है। तो चूंकि हमने देखा कि भारत में अधिकतर पानी का उपयोग सिंचित कृषि में होता है तो हम कृषि के जो व्यवस्था है उसको ठीक कर लेते हैं, उसमें पानी देने की जो व्यवस्था है उसको ठीक कर लेते हैं तो अपना बहुत ज्यादा पानी बच जाएगा। इसीलिए हमें कृषि क्षेत्र में एक क्रांति की आवश्यकता है। कैसे ला सकते हैं? हम शुष्क कृषि तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब ऐसी कृषि टेक्नोलॉजी जो कि सूखे क्षेत्र में भी अच्छी फसल उगा सके, हम कम पानी में भी अच्छी फसल उगा सके और साथ ही हम सूखा प्रतिरोधी फसलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हम जानते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, वहां पर मोटा अनाज यानी कि ज्वार, बाजरा, मक्का ये ज्यादा उगाया जाता है। तो हम ऐसी फसलों को ज्यादा उपयोग में लाएं, ऐसी फसलों को ज्यादा उत्पादित करें जो कि सूखा प्रतिरोधी है, सूखे से लड़ सकती है, पानी नहीं भी मिले तब भी वो उग सकती हो।
तो हमें चावल है, गेहूं है, गन्ना है, ऐसी फसलें जिनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, इनकी बजाय हमें बाजरा, ज्वार, मक्का, ऐसी फसलें जिनको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, ऐसे उगाने पर बल देना चाहिए। तो देखते हैं जल शरण यानी कि जल की मात्रा में कमी होना, इसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य रूप से तीन कारण है। पहला कारण है औद्योगिकरण, मतलब ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगना। दूसरा है शहरीकरण, मतलब ज्यादा से ज्यादा शहर बस जाना और उन शहरी क्षेत्रों का विस्तार होना। और तीसरा कारण है जल की खराब गुणवत्ता, यानी कि जल की क्वालिटी कम होना, एक तरीके से जल का प्रदूषण होना। एक एक करके इन तीन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण है औद्योगिकरण। हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की। इसके बाद से हमने अपने आर्थिक विकास को बहुत तेज गति से बढ़ाने के लिए बहुत सारे उद्योग लगाए। अब इन उद्योगों में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कपड़ा उद्योग में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, और ये उद्योग क्या करते हैं, पानी का उपयोग करके वो जो गंदा पानी है, वो जो रसायन युक्त पानी है, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और मुख्य रूप से आसपास के नदी, नालों, तालाबों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक तो इनके उपयोग में लाया गया पानी भी खराब हो रहा है, और साथ ही ये नदी, नाले, तालाब, इनका पानी भी गंदा होता जा रहा है। तो यहां से हमें जल की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आजादी के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण से विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं, लेकिन अवसर तो प्राप्त हुए हैं, आर्थिक विकास भी हमने किया है, लेकिन इनकी बढ़ती हुई संख्या की वजह से अलवणीय जल संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा है। और अलवणीय जल संसाधन यानी कि जिसमें साफ पानी है, पीने योग्य पानी है, वो धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। खेती में भी, फसलों पर भी बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ रहा है। तो उद्योगों को बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है। भाई उद्योगों में बहुत सारी मशीन लगी होगी और इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। और ये बिजली, अभी हमने देखा कि भारत में बिजली का लगभग 20% हिस्सा जो है वो जल ऊर्जा से आ रहा है। बांधों के माध्यम से जो हम बिजली पैदा करते हैं उससे आ रहा है। तो वहां पर भी ज्यादा पानी का उपयोग हो रहा है। तो उद्योग कुल मिला के बहुत ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जल की कमी देखने को मिलती है। तो इस ऊर्जा की काफी हद तक पूर्ति जो है वो जल विद्युत से होती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जो याद करना है वो है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, लगभग 22%। भारत में मान लीजिए कि 100% बिजली पैदा होती है, उस 100% का लगभग एक चौथाई, एग्जैक्ट बोला जाए तो लगभग 22% हिस्सा जो है वो जल विद्युत से ही होता है। बांधों के माध्यम से जो बिजली पैदा की जाती है, चलते हुए पानी द्वारा टरबाइन चलाकर जो बिजली पैदा की जाती है, उसके माध्यम से होता है। तो यहां पर भी पानी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। दूसरा कारण जल की कमी का वो है शहरीकरण। शहरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि शहरों की जो जीवन शैली होती है वो लोगों को आरामदायक लगती है। शहरों में स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सड़क के, रोजगार के अच्छी व्यवस्था होती है, अच्छे प्रावधान होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा शहर बनते जा रहे हैं और शहरों का विस्तार भी बहुत बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इन शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति जल की मांग भी बढ़ती जा रही है और लोगों की जीवन शैली इस प्रकार हो चली है कि वो जल को ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, अपनी आवश्यकता से बहुत ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें जल की कमी देखने को मिलती है। तो शहरी क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है, और शहरी जीवन शैली भी इस प्रकार की है कि वो हर संसाधन का लापरवाही से प्रयोग करते हैं, और इसकी वजह से जल संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है और जल संसाधनों में कमी आती जा रही है। तो इससे जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है। जल की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है तो जल की कमी सीधे तौर पर हमें दिखती है। ऊर्जा की आवश्यकता में भी बढ़ोतरी हुई है, और ऊर्जा के लिए अभी हमने देखा कि लगभग 22% ऊर्जा का हिस्सा भारत में जल ऊर्जा से प्राप्त होता है। शहरी क्षेत्रों में जो अधिकतर कॉलोनियां होती हैं, अधिकतर जो बिल्डिंग वाले हिस्से होते हैं, उन्होंने अपने रहवासियों के जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने क्षेत्र में ही नलकूप खोदा रखे हैं। और नलकूप में पानी कहां से आता है, भूमि के अंदर से आता है। तो यानी कि
शहरी क्षेत्रों के बढ़ावे की वजह से, शहरी क्षेत्रों के विस्तार की वजह से भौम जल स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है। भूमि के अंदर का पानी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है और ये भी जल की कमी को दर्शाता है, जल संसाधनों पर भारी दबाव बनाता जा रहा है। और तीसरा कारण है जल की कमी का, जल की खराब गुणवत्ता, मतलब जल की क्वालिटी जो है, जल की गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है, मुख्य रूप से प्रदूषण की वजह से। भाई हमारे घरों में जो अपशिष्ट पैदा होता है अलग अलग सब्जियों से, अलग अलग झूठी चीजों से, या जो सूखा कचरा बनता है वो हम यहां वहां ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर इसका हम सही तरीके से निस्तारित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये घरेलू अपशिष्ट अंततः नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्र में चले जाते हैं और उस पानी को गंदा कर देते हैं। ऐसे ही उद्योगों में जो पानी उपयोग में आ रहा है उसमें रसायन मिलाकर ये उद्योग क्या करते हैं, मतलब अपने मतलब का काम करके ये उद्योग क्या कर देंगे, आसपास के नदियों, झीलों, तालाबों, नालों में डाल देंगे, जिसकी वजह से उनका पानी गंदा हो जाएगा और जल प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि पानी की कमी आ जाएगी। इसी प्रकार हम खेतों में जो रसायन उपयोग करते हैं, उर्वरक उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी खेती में फसलों की बढ़ोतरी करते हैं, अंततः ये उर्वरक, ये जो कीटनाशक है, ये रसायन पदार्थ है, वो पानी के साथ बहकर आसपास के तालाबों, झीलों, नदियों में चले जाएंगे और उसके पानी को गंदा कर देंगे। और इसी वजह से हमारे देश की बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और कुछ बड़ी नदियां, जैसे कि मुख्य रूप से गंगा नदी और यमुना नदी, इसमें भी हमें बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। और नदियों का प्रदूषण, तालाबों का प्रदूषण, झीलों का प्रदूषण मतलब जल की कमी। तो जल की खराब गुणवत्ता मतलब ऐसी स्थिति जहां पर लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता देखने को मिलती है और मुख्य रूप से इन जल संसाधनों का प्रदूषण, इसकी वजह से पानी ज्यादा होते हुए भी हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। यह प्रदूषण क्यों होता है? अभी हमने बात की घरेलू अपशिष्ट की वजह से, औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से। औद्योगिक अपशिष्ट मतलब उद्योगों से जो कचरा निकल रहा है, उद्योगों से जो केमिकल निकल रहा है, और साथ ही खेती में हम जो कीटनाशक, उर्वरक, अलग अलग रसायन यूज कर रहे हैं, वो भी हमारे जल के संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। तो भारत की नदियां जो है वो जहरीली धाराओं में बदलती जा रही है। नदियों का पानी इन रसायनों की वजह से इतना ज्यादा जहरीला हो गया है कि भाई पीने के तो बिल्कुल काम में नहीं आ रहा है, वहीं इनमें रहने वाले जलीय जीवों, जलीय पादपों के मृत्यु का कारण भी बन रहे हैं। और विशेषकर छोटी छोटी जो नदियां हैं वो तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है, और बड़ी बड़ी नदियां भी इन प्रदूषण से अछूती नहीं है। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना आदि, ये नदियां भी प्रदूषण से अछूती नहीं है। इनका पानी भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, मतलब हमें जल की कमी देखने को मिल रही है। तो भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और ये हर दिन गहराता जा रहा है। भारत की नदियां बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है और ये संकट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। भाई जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति मांग बढ़ेगी, इन नदियों के किनारे बहुत सारे उद्योग लगेंगे, शहरीकरण होगा, तो इन नदियों का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो एक तो बढ़ती जनसंख्या की वजह से, कृषि का आधुनिकीकरण होने की वजह से, नगरीकरण, औद्योगिकरण होने की वजह से इन बड़ी बड़ी नदियों का पानी भी बहुत ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है। और इसकी वजह से मानव जीवन के साथ साथ जो वन्य जीवन है, जो पादप जीवन है, संपूर्ण जीवन हमें खतरे में दिखाई देता है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से एक तो इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। भाई अगर हम सही तरीके से जल का उपयोग नहीं करेंगे, लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से, मुख्य रूप से शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि में बढ़ते रसायन की वजह से, यदि हम इन संसाधनों का बेढंग से उपयोग करेंगे, अतिशोषण करेंगे, तो धीरे धीरे ये संसाधन खत्म हो जाएंगे और साथ ही पारिस्थितिकी संकट भी पैदा हो सकता है। पारिस्थितिकी संकट मतलब अपने पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी घटक है, जैसे कि मिट्टी हो गई, जैसे कि जलीय जीव हो गए, जलीय पादप हो गए, आसपास के पादप और वन्य जीव हो गए, साथ ही मानव जीवन, इन सब पे भी खतरा
बढ़ सकता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का सही तरीके से संरक्षण करें और अच्छे तरीके से प्रबंधन करें, ताकि ये जल संसाधन बच सके, अपनी खेती भी अच्छे से हो सके, ताकि इन खेती से हमें भोजन मिले और अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति भी हो सके। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भी स्वस्थ रह सके, जलीय जीवन बचे रह सके, जलीय पादप वो भी बचे रह सके और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा पर्यावरण एक स्वस्थ रूप से आगे बढ़ सके। तो समय की मांग है कि हम इन जल संसाधनों का संरक्षण करें, अच्छे तरीके से इनको प्रबंधन करें, ताकि हम स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा सके। भाई अगर जल प्रदूषित होगा या जल की कमी देखने को मिलेगी तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। तो स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं हो, इसके लिए हमें जल संसाधनों को बचाना है। खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, मतलब अपने को निरंतर रूप से भोजन की जो अपनी बेसिक आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता भी बनी रह सके। किसान भाई, उद्योगों में जो लोग काम कर रहे हैं, ये खेती, ये उद्योग मुख्य रूप से कहां से चल रहे हैं? पानी की इनको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और पानी की कमी होगी, पानी का प्रदूषण होगा तो इनको पानी नहीं मिल पाएगा। इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये अपनी आजीविका कैसे कमाएंगे, अपना जीवन कैसे चलाएंगे? तो आजीविका चलाने के लिए अलग अलग आर्थिक क्रियाएं चलती रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें पानी का संरक्षण करना जरूरी है। साथ ही जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो भी स्वस्थ रह सके, उनमें भी जीवन बच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए भी हमें जल संसाधनों को बचाना, इनका संरक्षण करना, इनका सही तरीके से प्रबंध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पानी की बेसिक आवश्यकता, पीने योग्य पानी की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने इसीलिए एक मिशन लाया है, जल जीवन मिशन। तो ये किसके द्वारा लाया गया है? ये भारत सरकार द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पानी मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है और वो भी मुख्य रूप से नल के माध्यम से, ताकि इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े पानी के लिए, शुद्ध जल इनको घर पर ही मिल सके, तो एक इनका जीवन आसान बन सके और इनके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके। तो जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा घोषित है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से पीने योग्य पानी मिल सके, इसका लक्ष्य रखा गया है। और कितना पानी? प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर पानी मिल सके। और इस जल जीवन मिशन के द्वारा भारत सरकार ने क्या प्राथमिकता तय की है कि लोगों का जीवन यापन आसान हो सके, लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़े पीने के पानी को लाने के लिए, और साथ ही जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो। भाई उतना समय उनका बच जाएगा जो पानी लाने के लिए उनका एक्स्ट्रा खर्च होता था, तो उस समय में वो अपने आजीविका को अच्छा करने के लिए, अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काम कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए मिशन लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। जल की संसाधन सभी लोगों तक पहुंच सके, इसका इसमें प्रावधान किया गया है। तो आज के इस भाग में जो भी हमने पढ़ा उससे अपना लर्निंग आउटकम क्या रहता है? हम समझ पाए कि जल संसाधन मानवों के लिए कितने ज्यादा उपयोगी है। इन जल संसाधनों में धीरे धीरे हमें कमी देखने को मिलती है, मुख्य रूप से शहरीकरण, औद्योगिकरण, जल की प्रदूषण की वजह से, और इसीलिए हमें जल संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल को सही तरीके से प्रबंधित करके उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही हमने ये समझा कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन नामक एक व्यवस्था की है। तो आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको एक बार हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, अलवणीय जल मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे रिक्त स्थान के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और पुनर्भरित किया जाता है। बोला जा रहा है कि अलवणीय जल यानी कि शुद्ध जल एक तरीके से हमें सतही अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है और ये दोबारा पुनर्भरित होता जाता है, इसका नवीनीकरण होता जाता है। इस चक्र को क्या कहा जाता है? अ सल्फर चक्र, ब चट्टान चक्र, स जलीय चक्र, या द उपयुक्त में से कोई नहीं?
हमने देखा था कि जल इस प्रकार चक्र में घूमता रहता है, समुद्र, सतही अफवाह, इनके माध्यम से इनका पानी सूर्य की उष्मा की वजह से वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में इसके बादल बनते हैं, बादल हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां बारिश होती है और ये पानी वापस धरातल पर आ जाता है और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं जलीय चक्र। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न। भारत में रिक्त स्थान कुल उत्पादित बिजली में लगभग 22% का योगदान देता है। बोला जा रहा है कि भारत में 22% जो ऊर्जा है, 22% जो बिजली है, वो इस ऊर्जा के संसाधन के माध्यम से आती है। अ ज्वारीय ऊर्जा से, या ब परमाणु ऊर्जा से, या स तापीय ऊर्जा से, या द जल विद्युत ऊर्जा से। तो हमने समझा था कि भारत में लगभग 22% बिजली जो है, 22% ऊर्जा जो है वो जल विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत नहीं है? प्रश्न बोल रहा है कि इन चारों में से अलवणीय जल हमें किससे नहीं प्राप्त होता है? अलवणीय जल मतलब शुद्ध जल, साफ पानी, पीने योग्य पानी। अ है ग्लेशियर या जिसे हिमनद भी कहा जाता है, ब है भूजल, स है सतही जल और द है महासागर। ग्लेशियर, हिमनद मैंने बताया आपको, इससे अलवणीय जल प्राप्त होता है। भूजल, इससे भी हमें अलवणीय जल प्राप्त होता है। सतही जल, इससे भी हमें अलवणीय जल प्राप्त होता है। बचा महासागर। भाई महासागर में तो मुख्य रूप से लवणीय जल होता है, नमकीन पानी होता है, तो इससे हमें अलवणीय जल प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर द अपना सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हमने मुख्य रूप से जल संसाधनों के बारे में कुछ बेसिक बातें समझी और प्रश्न के माध्यम से अपने आप को टेस्ट भी किया। आशा है आज के सेशन में जो भी पढ़ा अच्छे से हमें समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।